हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। आइए आज हम भारतीय भूगोल में उत्तर भारत के मैदान की चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि अभी हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाली कक्षाओं में आपने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समग्र अध्ययन किया और आज हम दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का मैदान अथवा इसका दूसरा नाम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अथवा गंगा यमुना का विशाल मैदान, हम इसी वाले भौतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं और वो हमारे चैनल पे जा कर के पहले वाले वीडियोस देख लेंगे तो शायद उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और देखिएगा, ये हमने भारत का ऊपरी हिस्सा, मानचित्र का ऊपरी हिस्सा बनाया है, चूँकि इससे अधिक मुझे नहीं लगता आज इसकी ज़रूरत होगी। और ये जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का ये जो मैदान है, सर्वप्रथम हम आपको इसकी स्थिति कंफर्म कर दें कि उत्तर भारत का जो मैदान है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में, यानी कुछ इस कदर आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, उत्तर भारत के जो मैदान है हमने कहा कि ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में, या यूँ कहे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में, और इस तरह से ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा उसके नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा। ये चूँकि हमने आपसे कहा होगा समग्र भारतीय भूगोल हम आपको विद मैप यानी मानचित्र की सहायता से ही सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसके लिए बस आप हमें 1 मिनट का वक्त दीजिएगा ताकि हम चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझा सकें। आइए, ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये तो चूँकि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ये इधर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र अथवा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। और हमने कहा उत्तर भारत का जो मैदान है इसका अन्य नाम सिंधु यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है, अथवा इसे कहीं कहीं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान भी कहते हैं। खैर, उत्तर भारत के मैदान की जो स्थिति की बात करें, हमने कहा ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अथवा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण और आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ऊपर की ओर ये फैला हुआ है। और उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, उत्तर भारत का ये जो विशाल मैदान है, इसका क्षेत्रफल, उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम बातचीत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इसके लंबाई की बात करें। इस विशाल मैदान की जो लंबाई है औसतन 3200 किलोमीटर की, यानी लगभग 3200 किलोमीटर की। और इस विशाल मैदान की जो चौड़ाई है, वो लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक की है। और इस तरह से इस उत्तर के विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है, ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। वापस देखें, हमने कहा इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर
150 से 300 किलोमीटर तक, और इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत का जो ये मैदान है इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इस विशाल मैदान की विशेषता ये है, मानचित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा, ये चलिए पहले इसे हम और भी वर्गीकृत कर देते हैं, देन फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। खैर, मानचित्र के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो पा रही होगी कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये पूरब की दिशा में, यानी पूर्व की ओर तो सकरा है, सकरा आशय, सकरा कहने का आशय कम चौड़ा है, यानी पूरब की दिशा में इसकी चौड़ाई कम है। और ज्यों-ज्यों ये मैदान पश्चिम की ओर जाएगा वैसे वैसे यानी त्यों-त्यों इसकी जो लंबाई है इसमें इजाफा होता जाता है, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है इसमें इजाफा होता जाता है। कहने का सेंस ये है कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो लंबाई है वो जो चौड़ाई है वो पूरब की दिशा में कम और पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई अधिक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हम उत्तर भारत के मैदान की बात करें, बार बार उत्तर भारत का विशाल मैदान अथवा उत्तर भारत का मैदान की संज्ञा इसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विशाल मैदान की जो स्थिति है भारत के लगभग उत्तर में है, भारत के लगभग उत्तर में है, मीन्स भारत के लगभग ऊपर की दिशा में है। इस वजह से इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान अथवा उत्तर भारत का मैदान की संज्ञा प्रदान की गई है। और ध्यान दें, उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण है, उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण है, कुछ जो हिमालयी नदियां हैं, कुछ जो हिमालयी नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में भी जो उत्तर प्रवाही नदियां हैं, अर्थात जो नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और आकर के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गंगा में मिली हैं, उन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव के परिणाम स्वरूप भी हुआ है। पुनः सुने, हमने कहा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। साथ ही साथ इस मैदान के निर्माण में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो उत्तर प्रवाही हैं, यानी जो उत्तर की दिशा में बहते हुए आती हैं और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गंगा में मिलती हैं, उन नदियों का योगदान भी इस मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें आप शायद ना समझ पा रहे हो, हम जो बार बार कह रहे हैं हिमालयी नदियाँ अथवा प्रायद्वीपीय नदियाँ, इस शीर्षक के ठीक बाद अगला शीर्षक होगा भारत की नदियाँ अथवा भारत का अपवाह तंत्र। और वहाँ पर हम बताएंगे, अभी आपको शार्ट में इंडिकेट कर दे रहे हैं कि वह नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय के किसी न किसी पर्वतीय स्थान से हुआ है, अर्थात वह नदियाँ जो किसी न किसी हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं, ऐसी नदियों को तो हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और जिन नदियों का उद्गम भारत के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार से हुआ है, उन नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों की संज्ञा दी जाती है। तो हम आपसे बात कर रहे थे उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में इस तरह से आपने देखा कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन सभी नदियों का योगदान है। खैर, इसमें हिमालयी नदियों का योगदान सबसे ज़्यादा है। और ध्यान दें, चूँकि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तार है उत्तर भारत के मैदान का, इस वजह से अध्ययन की सुगमता के लिए आपके भूगोलविदों ने इस विशाल मैदान को भी कई भागों में वर्गीकृत किया है। तो आइए हम आप देख लेते हैं जरा सा, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे कुल कितने खंडों में वर्गीकृत किया गया है या कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ से इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से आप ध्यान दें। तो ये जो आपका विशाल मैदान है, आपके भूगोलविदों ने इसे कुल 5 खंडों में वर्गीकृत किया है, कुल 5 भागों में विभक्त किया है। 1 2 3 4 5 और 6 कुल
6 भागों में वर्गीकृत किया है। आइए हम देखते हैं वे 6 भाग कौन कौन से हैं, वह 6 भाग कौन कौन से हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आप 1 लिखे हुए हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6, लगभग बात स्पष्ट हो पा रही होगी कि ये जो इमेज है आपके ये उत्तर के विशाल मैदान की है। ये हमने कुछ प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ इंडिकेट किया था। खैर इनका भी कोई रोल नहीं है, तो इस तरह से अगर हम इसे भी इरेज कर दें, तो ये जो लगभग संरचना या ये जो लगभग आकृति आपको मिल पा रही है, ये कुल मिलाकर के उत्तर भारत के विशाल मैदान की है। चूँकि इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए ना रहने के बाद शायद आपको समझने में बेहद आसानी होगी। इस तरह से भी आपने देखा, ये कुल मिलाकर के आपका ये उत्तर भारत का विशाल मैदान रहा, जिसे आपके भूगोलविदों ने कुल 6 भागों में वर्गीकृत किया है। आइए देखते हैं ये 6 भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान दें, इसमें हम चूँकि पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेंगे, और ये जिसे नंबर 1 दिया गया है या जिसे 1 नंबर लिखे हैं, इसे राजस्थान का मैदान कहा जाता है। ध्यान देंगे साथियों, ये राजस्थान का मैदान इसे कहा जाता है। और राजस्थान के मैदान के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, इस विशाल मैदान के इस पश्चिमी क्षेत्र को राजस्थान का मैदान इसलिए कहा जाता है चूँकि इसका विस्तार या इसकी स्थिति आपके लगभग राजस्थान के प्रांत में है। और राजस्थान में भी वह ज़िले जो कि पाकिस्तान के साथ लगभग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, आप उन ज़िलों को जानते होंगे जो बेहद मरुस्थलीय हैं, जहाँ पर ये हर ओर आप देखेंगे चारों तरफ आप देखेंगे मरुस्थल का ही विस्तार होगा। तो इसे राजस्थान के मैदान की संज्ञा दी गई है, और ये पूरा का पूरा इस तरह से ये क्षेत्र होगा, ये राजस्थान का मैदान रहा, ये पूरा राजस्थान का मैदान रहा। ध्यान देंगे, राजस्थान का मैदान वही क्षेत्र है जहाँ पर कि कभी ये जो एक वर्तमान जो एक नदी सरस्वती है, सरस्वती का चूँकि आपने पढ़ा होगा प्राचीन नाम घग्गर होगा, तो घग्गर और इरावती नदियाँ जहाँ पर कभी बहा करती थी, ये वही क्षेत्र है। और ध्यान देंगे, राजस्थान के मैदान में जो मिलने वाली नदियाँ होंगी, उनमें सबसे प्रमुख नदी इस मैदान की, हमने कहा सबसे प्रमुख नदी लूनी होगी। इस राजस्थान के मैदान की हमने कहा सबसे प्रमुख नदी लूनी होगी। और लूनी की भी अन्य सहायक नदियां हैं। खैर उनकी चर्चा हम अलग से अपवाद तंत्र में करेंगे। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो नदियाँ हैं वो सब की सब नमकीन होंगी, खारे होंगी, और यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी विद्यमान होंगी। और आपने पढ़ा होगा सांभर झील, वो राजस्थान के मैदान के अंतर्गत ही आएगा। आइए अगली बात करते हैं, जिसे नंबर 2 से आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसे पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसे पंजाब व हरियाणा का मैदान कहा गया है। इसे पंजाब व हरियाणा का मैदान इसलिए कहा गया है चूँकि उत्तर भारत के मैदान के इस क्षेत्र का विस्तार अधिकांशतः पंजाब व शेष हरियाणा में आता है। और जानकारी के लिए बता दें, पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है, इसका निर्माण सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों के बेसिनों के द्वारा इस मैदान को निर्मित किया गया है। खैर ये काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है, पंजाब व हरियाणा का मैदान हमने कहा काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, ये पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे
ये पूरा पंजाब व हरियाणा का मैदान होगा, जो कि उत्तर भारत के मैदान का दूसरा भाग है। तीसरे की बात करें, तीसरा, चौथा और जो पांचवा भाग देख रहे हैं, ये संयुक्त रूप से इसे गंगा यमुना का मैदान की संज्ञा दी गई है, या खास तौर पर कहें इसे गंगा के मैदान की संज्ञा दी गई है। लेकिन चूंकि इसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण और इसके ये भूगर्भिक संरचना में विविधता होने के कारण इसे गंगा के मैदान को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला चूंकि इन दोनों की तुलना में इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे ऊपरी गंगा का मैदान अथवा इसे ऊपरी गंगा मैदान की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपरी गंगा मैदान है, ये ऊपरी गंगा मैदान है हमने कहा। और ये ऊपरी गंगा मैदान वही मैदान है जिसका निर्माण या जिसके निर्माण में प्रमुख भूमिका रामगंगा, वरुणा, गोमती और यमुना नदियों ने लिया है। इस हमने वापस कर रिपीट करें, हमने कहा ऊपरी गंगा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान ये जो हिमालयी नदियां हैं, रामगंगा, वरुणा, गोमती, साथ ही साथ यमुना, और यमुना की जो कुछ अन्य प्रायद्वीपीय सहायक नदियां हैं जिनमें ये बेतवा और चंबल नदियां हैं, उनका भी इस ऊपरी गंगा मैदान के निर्माण में सराहनीय योगदान है। और ध्यान देंगे, ऊपरी गंगा मैदान, और ये अगला होगा मध्य गंगा मैदान। इस मैदान को कहेंगे मध्य गंगा का मैदान अथवा मध्य गंगा मैदान। और ये चूंकि मध्य गंगा मैदान होगा, मध्य गंगा मैदान ये वाला क्षेत्र होगा, आप देख पा रहे होंगे। और अगला जो क्षेत्र आएगा ये होगा निचली गंगा मैदान। तो निचली गंगा मैदान की बात करें, निचली गंगा मैदान की हम आपसे बातचीत करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे होंगे, ये निचली गंगा मैदान है। और आगे बढ़ने से पहले साथियों हम आपको बता दें, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान, इन तीनों मैदानों को संयुक्त रूप से या यूं कहें संपूर्ण गंगा के मैदान को मुख्य रूप से भारत की आत्मा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये वह क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक बड़े पैमाने पर, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में ये अनाजों की उत्पादकता होती है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो गंगा यमुना का मैदान है बेहद उपजाऊ प्रदेश है, बेहद उर्वर प्रदेश है। और साथ ही साथ ये भारत ही नहीं अपितु लगभग संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाला सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला यह प्रदेश है। यानी इस गंगा यमुना वाले मैदान में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या का बसाव है। उसके पीछे यहाँ का भौगोलिक कारक भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस गंगा के मैदान का जो धरातल है ये लगभग समतल है, और समतल होने के कारण इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में मानव जीवन के लिए जो भी गतिविधियाँ आवश्यक होती हैं उनके लिए यह मैदान अनुकूल दशाएं प्रदान करता है, जिस कारण से यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है वो बेहद सहज है, सरल है। और यही कारण है इस गंगा यमुना का जो मैदान है ये विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला यह मैदान है। और दूसरे शब्दों में ये लगभग विश्व का सर्वाधिक उर्वर मैदान भी है। खैर, हम ऊपरी गंगा मैदान के बारे में हमने आपसे बातचीत की थी कि इस मैदान का जो निर्माण है इसमें रामगंगा, वरुणा, गोमती जैसी नदियों ने प्रमुख किरदार निभाया है। और मध्य गंगा मैदान की अगर आपसे बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान अपने ये
इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस मार्ग परिवर्तन के लिए जो सर्वाधिक जानी जाने वाली नदी है, उस नदी का नाम आपने पढ़ा होगा कोसी। और इस कोसी नदी को आपने पढ़ा होगा, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये जो मध्य गंगा का मैदान है, इसे जहाँ पर ये कोसी नदी बहती है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये मध्य गंगा का मैदान अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस कोसी नदी के चलते, चूँकि मार्ग परिवर्तन का आशय, ये जो कोसी नदी है, जब ये हिमालय प्रदेश से निकलती है और नेपाल होते हुए जैसे बिहार के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, अपने साथ ये जो बहा करके गाद लाई हुई होती है, चूँकि इसकी धारा का विस्तार अधिक हो जाता है, मीन्स इसकी चौड़ाई बढ़ जाने के कारण कोसी नदी अपने ही द्वारा बहाकर लाए गए गाद से अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर लेती है। यानी उस गाद को मैदानी भाग में पहुंचने के बाद और आगे बहाकर ले जाने में सक्षम ना हो पाने के कारण ये जो कोसी नदी है, ये अपना मार्ग बदल लेती है। अर्थात इसे चित्र के माध्यम समझें। सपोज दैट ये कोई कोसी नदी है, ये इधर हिमालयी क्षेत्र से बहते हुए, नेपाल वाले क्षेत्र से बहते हुए और बिहार के मैदानी प्रदेश में पहुंची। अब इस नदी की चूँकि चौड़ाई अधिक हो जाएगी, तो स्वाभाविक है इसकी जो धारा है वो मंद पड़ जाएगी, यानी बहाव इसका जो होगा वो धीमा पड़ जाएगा। और धीमा पड़ जाने के कारण ये नदी अपने साथ जो गाद बहा करके ला रही है, उन्हीं गादों के माध्यम से ये अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेती है और आगे इस गाद को बहा करके ले जा पाने में असमर्थ हो जाती है। और इस तरह से ये जो कोसी नदी है, रातों रात अब ये इस दूसरी दिशा में बहने लग गई, अर्थात इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। और सेम वही चीज़, जब यहाँ पर भी ये अधिक गाद जमा हो जाने के कारण अब इस गाद को वापस और ये आगे बहा कर ले जा पाने में असमर्थ हुई, तो अब वापस इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। और चूँकि पहले से कोई मार्ग निर्धारित ना हो पाने के कारण, अब आप इमेजिन करें इन क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अब अगर अचानक रातों रात ये नदी, चूँकि हिमालयी नदी है, अब अपना ये मार्ग बदलेगी, तो जिस क्षेत्र से होकर के बहेगी, उस संपूर्ण क्षेत्र को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, और जिससे निश्चित ही अपार जान माल की तबाही होगी। और इसी के चलते, क्योंकि ये सारा का सारा जो कारनामा है, ये कोसी नदी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक की संज्ञा देते हैं। खैर, हम आपसे बात कर रहे थे मध्य गंगा मैदान के बारे में। मध्य गंगा मैदान के बाद ये निचली गंगा मैदान है, और इस निचली गंगा मैदान का निर्माण हम आपसे बात कर रहे हैं। इस निचली गंगा मैदान का जो निर्माण है, ये गंगा की जो एक वितरिका है, जिसे हुगली की संज्ञा दी जाती है। हुगली की संज्ञा दी जाती है। हुगली और यहाँ से कुछ गंगा की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, जिनमें घाघरा और गंडक नदियों का आपने नाम सुना होगा, उन नदियों का भी इस निचली गंगा मैदान के निर्माण में भी योगदान है। और ये जो निचली गंगा मैदान है, ये क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये डेल्टाई क्षेत्र है। और ये भी अगर उर्वरता के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी उपजाऊ प्रदेश होगा। और ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के द्वारा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के प्रदेशों में किया गया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तराई वाले क्षेत्र, वहाँ पर किया गया है। तो डेल्टाई प्रदेशों का विस्तार भी यहाँ पर मिलेगा और उसे सुंदरबन डेल्टा इस वजह से कहा गया है, क्योंकि इस डेल्टा प्रदेश में सुंदरवन नामक वनस्पति की अधिकता है। इसे भी हम आपसे बाद में बेहद डिस्कस करेंगे। खैर, ये निचली गंगा मैदान रहा। और निचली गंगा मैदान के अतिरिक्त ये जो छठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं,
ये इसे असोम घाटी, इसे असोम घाटी अथवा असोम का मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, अथवा इसे हमने कहा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। असोम घाटी अथवा असोम का मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। चूँकि इस मैदान का निर्माण हमने इसके पहले क्लास में बताया होगा, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। इस मैदान का निर्माण हमने कहा ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। और चूंकि इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार भारत के पूर्वोत्तर राज्य असोम में होने के कारण इसे असोम घाटी अथवा असोम का मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और चूंकि ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते नामचा बरवा के और पूरब में ये दिबांग घाटी से जब भारत में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी असोम राज्य के माजुली जिले से होकर के और भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली की बात करें, माजुली द्वीप का निर्माण करते हुए जब ये गोलपारा को छोड़ करके आगे मेघालय की धुबरी पहुंचती है तो धुबरी के दक्षिण दिशा में मुड़ करके यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये नदी, ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये नदी अब बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये असोम अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, असोम अथवा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, जो कि इस मैदान की अगर आप बातचीत करें तो इस मैदान की जो चौड़ाई है लगभग पश्चिमी क्षेत्र वाले गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदान की अथवा उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो पूर्व की दिशा में उत्तर भारत का जो मैदान है इसकी चौड़ाई पश्चिम वाले मैदान के हिसाब से बेहद कम है। अर्थात ये जो उत्तर भारत का मैदान है पूरब से पश्चिम की ओर ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों इसकी चौड़ाई में इजाफा होता जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में फिलहाल बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।